नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम नीतीश कुमार की बैठक आज फिर होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सीएम, डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में कुछ बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। कल भी सीएम ने समीक्षा बैठक की थी, उच्च स्तरीय बैठक की थी और कई दिशा निर्देश दिए थे, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार सुनिश्चित करने के और दवाइयों की आपूर्ति लगातार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। आज भी एक अहम बैठक बुलाई गई है, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर और मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। इस बैठक में लॉकडाउन लगाने की भी लगातार मांगे उठ रही हैं। इस मांग पर भी समीक्षा संभव है, इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और ये दो तस्वीरें देखिए, लगातार एक्शन में है सीएम नीतीश कुमार। कल भी सीएम ने बैठक की थी, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कल बैठक करने के बाद सड़कों पर, पटना की सड़कों पर भी सीएम नीतीश कुमार निकले थे। गाड़ियों का काफिला, सीएम का काफिला पटना की पूरी सड़कों पर घूमा था। खुद सीएम नीतीश कुमार ने मुआयना किया था। जो पटना, राजधानी पटना में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा केस, लगभग 2000 से ज्यादा मामले हर रोज 2000 2500 मामले आ रहे हैं पटना से। ऐसे में राजधानी पटना में हालात पर काबू पाना जरूरी है और राजधानी पटना की सड़कों पर खुद सीएम नीतीश कुमार निकलकर हालात को जानने की कोशिश की थी। और जाहिर है, खुद देखने के बाद आज फिर एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे पटना का। आनंद, कल बैठक बुलाई गई, कल बैठक की और बैठक के बाद पटना की सड़कों पर सीएम नीतीश कुमार निकले थे। जाहिर है, अधिकारी जो उन्हें फीडबैक देते हैं, उससे ज्यादा उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा क्या हालात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं। ऐसे में क्या लॉकडाउन को लेकर जो मांगे भी उठ रही हैं, क्या उसे लेकर भी आज की बैठक में चर्चा हो सकती है? बाकी दिशा निर्देश तो हर बैठक में दिए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे आज भी बैठक बुलाई गई है। सेकेंड हाफ में ये बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं। पूरे बिहार में कोरोना की स्थिति क्या है, इसके फीडबैक ले रहे हैं और लगातार अधिकारियों के संपर्क में, और अधिकारी उन्हें लगातार जानकारी भी दे रहे हैं कि फिलहाल बिहार की परिस्थिति क्या है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने तमाम डीएम और एसपी से भी बातचीत की थी, बड़े वरीय अधिकारियों से भी बातचीत की थी। तो आज का बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है सुमित, क्योंकि कल देर शाम जानकारी लेने के बाद, बैठक लेने के बाद नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर निकलते हैं। वो अपनी आंखों से देखते हैं कि परिस्थितियां कैसी है। और मैं आपको बता दूं कि सीएम कई जगहों पर गए, खासकर वैसे इलाकों में गए जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, और कई लोग उस समय मौजूद थे। चूंकि सीएम शाम के वक्त निकले थे और शाम के वक्त ऐसे ही अमूमन पटना की सड़कों पर भीड़ काफ़ी रहती है, तो जाहिर सी बात है लगातार लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही है कई राजनीतिक दलों की तरफ से। एनडीए के जो सहयोगी, नीतीश कुमार के जो सहयोगी पार्टी है, उनके नेताओं की तरफ से भी हुआ। मुकेश सहनी जो सरकार में शामिल है, मंत्री हैं, उन्होंने भी मांग किया है। भले ही जीतन राम मांझी इसकी नाराजगी जता चुके हैं, लॉकडाउन की मांग नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, जो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अभी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है 9 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक, लेकिन जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू में भी बहुत जगह उल्लंघन देखा जा रहा है, खासकर शादी ब्याह का मौका है और इसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आज के बैठक को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज के बैठक में नीतीश कुमार के पास कई तरह के फीडबैक आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया सुमित, के लगातार कई जगह से लॉकडाउन लगाने की मांग उठ रही है, तो नीतीश कुमार वस्तु स्थिति देखने कल पटना की सड़कों पर निकले, तो उन्होंने बहुत कुछ तस्वीर देख ली होगी। तो जाहिर सी बात है कई सारे ऐसे प्रिकॉशन कल भी उन्होंने दिए थे कि पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। रेमडेसिविर जो दवा होता है, इंजेक्शन होता है, वो भी कल पहला खेप आया, दूसरा खेप भी रात में लगभग 7:30 से 8 के बीच में आने की संभावना है विशेष चार्टर्ड फ्लाइट से। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार पूरे कदम उठा रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया है, किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और दवा की कमी नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और मैं कल पटना के एक नज़दीक के ग्रामीण इलाकों में गया था सुमित, मैंने वहाँ जो तस्वीर देखी वो भी हैरान करने वाली थी। ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर पटना शहरी इलाकों में अगर केसेस बढ़ते हैं तो ये हम लगातार तस्वीर देख रहे थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर ये फैलता है तो ये चिंता की बात है। और इसका समाधान जल्द से जल्द ढूंढना होगा और जो भी
कड़े उपाय उठाने होंगे वो उठाने चाहिए, क्योंकि अगर परिस्थितियां बिगड़ती है तो फिर हालात अनुकूल नहीं रहेंगे। तो जाहिर सी बात है इन तमाम परिस्थितियों पर आज नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं और बैठक में बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगा कि आने वाले समय में बिहार को लेकर क्या कुछ फैसला होने वाला है। बहुत शुक्रिया आनंद, इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। लेकिन इस बैठक पर नजरें हमारी भी टिकी हुई है और जाहिर है इस बैठक से आज क्या निकल कर आता है, क्या बड़ा फैसला होगा, ये देखना होगा। खबर बांका से है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद बिहार में नाइट कर्फ्यू है, लेकिन बांका के कांजिया गांव में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। नाइट कर्फ्यू के बाद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। नाइट कर्फ्यू में ऑर्केस्ट्रा में जमकर ठुमके लगे, लेकिन इसी दौरान दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। तस्वीरों में आप देखिए लोग कोरोना को लेकर कितने बेखौफ हैं। पहले तो अष्टजाम के नाम पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, लोगों की भीड़ जुटाई गई और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। तो कोरोना कैसे हारेगा, और यही एक बड़ी चुनौती है जिसे लेकर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और ये सीएम नीतीश कुमार की नजरों में भी ये तस्वीरें आ रही होंगी, और पहली तस्वीर नहीं है बिहार में। लगातार हर जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां नाइट कर्फ्यू सिर्फ कागज पर ही नजर आता है और नाइट कर्फ्यू में भी लोग भीड़ जुटाते हैं। समारोह में ऑर्केस्ट्रा और बारबालाओं के डांस का आयोजन होता है। तो दो तस्वीरों के जरिए समझिए, पहले तो ऑर्केस्ट्रा हुआ और उसके बाद फिर दो गुटों में झड़प भी हुई। नागेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांका से। नागेंद्र, प्रशासन नाइट कर्फ्यू लगाकर क्या ये मान चुका है कि कागज पर नाइट कर्फ्यू है, सब कुछ ठीक है, या फिर इस देखने की भी जरूरत है कि आखिर इस तरह के आयोजन हो कैसे रहे हैं? लोग तो बेखौफ होकर ऐसे कर रहे हैं और लोग न सिर्फ मौत को न्योता दे रहे हैं, मातम को न्योता दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की जवाबदेही भी बनती है अगर नाइट कर्फ्यू है तो उसे सख्ती से लागू कराया जाए। जी सुमित, मैं बता दूं कि ये नाइट कर्फ्यू के नाम पर भद्दा मजाक है और पूरी रात ये अमरपुर थाना के कंझिया गांव में अष्टजाम के बाद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया और इसमें जमकर दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई अपने पसंदीदा गाना सुनने को लेकर। जब वीडियो वायरल हुआ तो हम कुछ पदाधिकारियों से इसके बारे में संपर्क कर जानना चाहे तो उन लोगों ने अब तक अनभिज्ञता जाहिर की कि ऐसा कोई आयोजन हुआ भी है, जबकि सच्चाई है कि अमरपुर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के कंजिया गांव में शिव मंदिर के बनने के बाद अष्टजाम का आयोजन किया गया है और देर रात तक ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया है और गांव के लोग करीब 1000 आदमी वहां पे जुटा हुआ है और काफी मस्ती हुआ है, काफी ठुमके लगाने के बाद मारपीट भी हुआ है, लेकिन अब तक प्रशासन अनभिज्ञ बनी हुई है। नहीं तो ये तस्वीरें क्या आपने नहीं दिखाई प्रशासन के अधिकारियों को? मैंने जब ये तस्वीर दिखाई तो उन लोगों ने बोला कि इस पे जांच किया जा रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ और कहाँ हुआ, लेकिन अब तक पक्की तौर पर उन लोगों ने कुछ भी बोलने से इनकार किया, जबकि सच्चाई है कि ये कंजिया गांव में पूरी रात ये ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ है और जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है। ये प्रशासन के मुंह पर तमाचा है कि नाइट कर्फ्यू अगर सरकार लगाई है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है सख्ती से लागू करवाए, लेकिन साथ साथ लोग अभी भी नहीं सुधरने को तैयार हैं। इतनी विपरीत हालात है, डरने की जरूरत है और महामारी फैलती जा रही है, बावजूद इसके लोगों को पड़ा है कि अष्टजाम हम करवाएंगे, ऑर्केस्ट्रा डांस करवाएं और डांस में पसंदीदा गाना नहीं सुनने पर मारपीट। आखिर लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है? कोरोना संकट से निपटने के लिए अनुमंडल स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है। बगहा में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिन रात मेहनत कर 100 बेड ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड तैयार किया है। अच्छी बात यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल परिसर पूरी तरह से हाईटेक है और यहां हर सुविधा मौजूद है। अगर मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो मुश्किलों से पार पाना आसान होगा। अस्पताल की ओर से अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन मशीन की भी व्यवस्था की गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के बीच बगहा की तस्वीर निश्चित तौर पर सुखद है। नए कोविड वार्ड में तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। कोरोना के मरीजों
को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। हम अभी पहुंचे हैं बगहा अनुमंडलीय स्थित कोविड वार्ड में। आप देख सकते हैं पर्याप्त मात्रा में प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की टीम मौजूद है। और आप आगे दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 100 वार्ड का स्पेशल कोविड वार्ड बनाया गया है, जिसको पूरी तरह से 100 वार्ड लगाया गया है। हर वार्ड में हर बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया है कि आपातकाल में जैसे ही कोविड की स्थिति बढ़ती है और जैसे ही मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इस स्थिति में स्वास्थ्य विभाग यहाँ निपटने में कामयाब होगा। हमारे साथ बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के डीएस हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं प्रशासन किस तरह की व्यवस्था आगे कर रहा है। सर कैसी व्यवस्था देख रहे हैं सर? यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल में अनुमंडल स्तर के लिए DCSC का निर्माण किया गया है, जो कि 100 बेड का है। सभी पे ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने किया है। यहाँ पे बेहतर व्यवस्था करने के लिए सारा मेरा टीम तैयार है और किसी भी तरह की स्थिति को निपटने के लिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाने पीने और रहने, उसके बाद उसकी सुरक्षा, यह सारे चीज़ की व्यवस्था हमने यहाँ पर किया है। और यहाँ पर 100% एट ए टाइम हम भर्ती कर सकते हैं, जिसको कि हम ऑक्सीजन की सुविधा और लगातार ऑक्सीजन की किल्लत की खबर बिहार से आ रही है, तो आपके यहाँ क्या स्थिति है? मेरे यहाँ अभी 100 बेड के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। ये थे बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर केवीएन सिंह। और देख सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे, हर बेड के साथ अलग ऑक्सीजन का सिलेंडर है और पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर को रखा गया है कि अगर कोरोना के मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ती है तो प्रशासन इससे निपटने में कैसे सफल होगा। अब देखना होगा कि जो प्रशासन की तैयारी है और लगातार स्वास्थ्य विभाग का दावा है, आने वाले दिनों में किस तरह सुविधा दे पाता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन यहां कई हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। यहां कोरोना मरीज को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, उससे ज्यादा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ने भी माना कि इससे पहले इतनी ऑक्सीजन की मांग इमरजेंसी वार्ड में नहीं हुई थी। अनुमंडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया है संवाददाता अनिरुद्ध ने। अनुमंडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में, जहां एक के बाद एक कई मरीज जो कोरोना पॉजिटिव नहीं भी हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी में देखी जा रही है। अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं, जब इलाज कर रहे हैं, जानते हैं कि आखिर अचानक इतना मरीज की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। जिनको पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, उन्हें भी काफी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। आखिर क्या कारण है, इनसे पूछते हैं। सर, क्या लग रहा है अचानक इतना पॉजिटिव नहीं आने के बाद भी? देखिए, अपर रेस्पिरेटरी चेस्ट और लोअर रेस्पिरेटरी चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक तो ये बीमारी का सीजन है, दूसरा ये है कि पोस्ट वायरल डिजीज में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो इससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है। तो अभी जो है ऑक्सीजन लेवल कम की मात्रा आ रही है, इस पर रिसर्च होना चाहिए, तब ये एग्जैक्ट कुछ तब कह सकते हैं जब इस पर स्टडी होगी, समझ गए। और मैं भी पिछले 24 सालों में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि जो कोरोना नेगेटिव है एंटीजन में, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी बढ़ा हुआ। ऑक्सीजन लेवल 74, 75, 76, 56 तक मैंने देखा है, जबकि साइन सिम्टम उनको कुछ नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। तो इस पे स्टडी होना चाहिए और जो एक्सपर्ट लोग तो हमारे अस्पताल में तो कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही? नहीं, एकदम ऑक्सीजन हर बेड पे हम लोग सेंट्रल लाइन भी है और रिजर्व सिलेंडर भी है, सिलेंडर से भी दे रहे हैं और सेंट्रल लाइन से भी दे रहे हैं और ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में है। और भी पेशेंट आएंगे तो उनके लिए भी रिजर्व में रखा हुआ है। हर बात यह है कि हमारे बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, कोई कमी नहीं है, जैसे डॉक्टर ने बताया। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, बाढ़। और कोरोना को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लक्षण नजर आते हैं तो सिर्फ एक कॉल करके आप इलाज संबंधित तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। छपरा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती है जो फोन पर आपको सलाह देंगे। यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो कुछ लोग मामूली लक्षण से भी घबरा जाते हैं और कोरोना की दवाइयां खाने लगते हैं, जो गलत है। यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों से बात की संवाददाता संतोष गुप्ता ने। बिहार में कोरोना काफ़ी तेज़ी से पैर पसार रहा है। बात अगर छपरा की करें तो यहाँ रोज़ ही नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इन मामलों में सबसे बड़ी बात है कि अफवाहें काफ़ी तेज़ी से उड़ रही हैं। इन अफवाहों को खत्म करने के लिए, लोगों के अंदर जो भय है उसे खत्म करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। आप देख सकते हैं कि उस कंट्रोल रूम का जो नंबर है वहाँ डिस्प्ले किया गया है और उस पर अगर आप कॉल करते हैं तो ये सीधे ये फ़ोन बजेगा। देखिए, अभी अभी एक कॉल आया है, एक व्यक्ति इनसे बात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जी, तो आपको बुखार है आपको? अच्छा, और कोई प्रॉब्लम? अच्छा, हाँ।
हाँ हाँ, तो ऐसा कीजिए कि आप पैरासीटामोल 650 mg का, एथ्रोमाइसिन 500 mg का रोज़ एक, और बुखार का दवा 3 टाइम लीजिएगा, ठीक है। आप गर्म पानी पीजिएगा, गर्म पानी से गलाला कीजिएगा, दूध हल्दी, दूध गर्म हो उसमें हल्दी 1 चम्मच डालकर 2 टाइम लीजिए, काढ़ा पीजिएगा तुलसी का और लेकर। मुझे से कहने का मतलब है कि मामले को कोरोना पॉजिटिव है और बुखार नॉर्मल है, थोड़ा सा बुखार है, सर्दी है, खांसी है, इसके बारे में दवाई बताई जाती है कि आप ये लीजिए और 10 दिन के बाद आप फिर चेकअप कराइएगा कि पॉजिटिव आएगा निगेटिव। हाँ, सलाह जो आप कहते हैं उसको सलाह दी जाती है। ये ड्यूटी आपको 24 हाँ 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 24 देख सकते हैं 24/7 है। कुछ और हमारे साथी यहाँ मौजूद है जो कि देखते हैं। देखिए 1800-345-6607 इस नंबर पे कॉल करके आप यहाँ से उचित सलाह दे सकते हैं। जो कि नीम हकीम खतरे जन वाली स्थिति भी हो रही है, लोग अनावश्यक दवाएं खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया, लोग बिना समझे बुझे दवा खा रहे हैं। लेकिन यहाँ जब आप फोन करेंगे तो सही सलाह दी जाएगी, आपको करना क्या है, कहाँ मिलना है, कहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलेगा, तमाम बातें बताई जाएगी। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर संतोष कुमार सिंह। डॉक्टर साहब ये बताइए कि किस तरह से हो गया, लोग हल्का सर्दी हो रहा है तो अचानक लोग अपने से दवा खाना शुरू कर रहे हैं? देखिए, ये अपने से दवा खाना तो बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं करें। अगर आपको सर्दी खांसी बुखार है तो उसको सिंपल आप काढ़ा वगैरह लेकर देख सकते हैं। अगर बुखार ज़्यादा आ रहा है तो आप अपनी जांच कराइए, और जांच में अगर जैसे पॉजिटिव आते हैं तो उसके बाद हमारे कंट्रोल रूम पे फ़ोन करके और उचित सलाह लीजिए, और उसके हिसाब से जो भी यहाँ से दवा बताया जाता है उसी को खाइए। जो मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगा, जो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है उस नंबर पे ही कॉल करें, और उस नंबर से कॉल करके आप सीधे एक अच्छे डॉक्टर से बात कर सकते हैं जो आपको सही सलाह देंगे कि आपको करना क्या है, और आप उसके बाद डॉक्टर जैसा बताते हैं उस अस्पताल में आप आए और वहाँ आप अपने इलाज अच्छे ढंग से कराएं ताकि आप फिर स्वस्थ होकर अपने घरों को जा सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। मुंगेर सदर अस्पताल में भी कोरोना को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है। 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहा है। यहां 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 पाली में काम किया जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। शिकायत और सुझाव को अंकित करेंगे और वरीय पदाधिकारियों को उससे अवगत कराएंगे। इसके साथ ही यहां तैनात स्टाफ होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से फोन पर बात कर उनका हालचाल जानेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराएंगे। पॉजिटिव लोग आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 4 लोगों का टीम है, एक सर रहते हैं, तो हम लोग उनको कॉल करते हैं उनको किस तरह का दिक्कत है, और हम लोग फॉलो करते हैं उनको। किसी तरह का अगर उनको मेडिकल हेल्प चाहिए होता है तो हम लोग यहाँ से मेडिकल टीम जाती है, उनको मेडिसिन वगैरह दे देती है, और हम लोग से जितना हो पाता है कॉल करके, मतलब पॉजिटिव रहने के लिए उनको सारे लोगों को समझाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक उन लोगों को हम लोग कॉल करके फॉलो करते रहते हैं, कहीं किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है ना उनको। आरा में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद आरके सिंह के निर्देश के बावजूद सदर अस्पताल की तस्वीर नहीं बदली है। आईसीयू वार्ड में लगे वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। कोरोना काल में वेंटिलेटर के नहीं मिलने से कई मरीजों की जान चली जाती है। बीते शनिवार को केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया था और ट्रेनिंग के बाद इसे चालू करने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन हालात अभी भी जस के तस हैं। एक तो जगह की कमी है, कुछ जगह और चाहिए। दूसरा, हमको लगता है ये वेंटिलेटर वगैरह हम लोगों ने भिजवाया था, उसका हमने देखा, उसमें पहले 1 राउंड ट्रेनिंग भी हुई थी, लेकिन अभी 1 राउंड और ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि लोग वेंटिलेटर इस्तेमाल कर सकें। तो वेंटिलेटर वार्ड हमारा प्रारंभ होना चाहिए, और कुछ मेडिसिन वगैरह के बारे में हमको जो आभास मिला कि और मेडिसिन की ज़रूरत है, तो हम लोग बैठ कर करेंगे। यहाँ आ गया है और वेंटिलेटर चलाने के लिए प्रेमाइसिस के साथ, वेंटिलेटर के साथ आउटसोर्सिंग करने की तत्कालिक व्यवस्था की जा रही है, और जो उसमें दक्षता हासिल होंगे टेंडर के माध्यम से उनको दे दिया जाएगा। ऐसा निर्णय शायद हो चुका है और बहुत जल्दी वो भी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अभी वैसे मरीज की जरूरत नहीं पड़ी है, सभी नॉर्मल ऑक्सीजन सपोर्ट पर यहाँ हैं। अब कोविड वार्ड में अपने पापा को लेके यहाँ पे हैं। आईसीयू जब से उद्घाटन हुआ तब से बंद है, क्या कहेंगे इसमें? आईसीयू को चालू करना चाहिए था। हम लोगों ने बार बार इस बात को, आवाज़ को उठाया है। यहाँ के माननीय मंत्री जी से भी हम लोगों ने आग्रह किया था कि यहाँ का आईसीयू चलाया जाए। 5 बेड का आईसीयू बना हुआ है, लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन अभी तक वो प्रारंभ नहीं है। इस कोविड जैसे महामारी में भी प्रारंभ नहीं है, तो आगे इस पर क्या कह सकते हैं हम?
पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। पप्पू यादव ने आज बिहटा के ईएसआई अस्पताल का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद पप्पू यादव ने बताया कि अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है, लोग जमीन पर सोने को मजबूर हैं। कोई डॉक्टर नहीं है, ये हालात आप देखिए कि दवाई और डॉक्टर कहाँ है, नर्स कहाँ है। हम देखने आए थे सरकार का कि यहाँ एनएमसीएच से भी ये मौत का कुआं है। जो 7 नंबर में चले गए, समझिए वो बचेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। यदि बचेंगे तो भगवान भरोसे बचेंगे। मानव चैन की कोई बात नहीं है। वहाँ पर अटेंडेंट 2-2 एक-एक अपने गार्जियन के साथ है, उसकी ज़िंदगी बचाने में, बच्चों के साथ है, पति के साथ है, रो रहा है, बेड पर बैठा है, परेशान है। पूरा का पूरा कीट, खाना, गंदगी, पैखाना सब सामने में था, जिसको मैंने कैद किया और मैं वो सब जगह भी भेज रहा हूँ। कटिहार में मिड डे मील में 800 क्विंटल अनाज की हेराफेरी का मामला सामने आया है। बारसोई प्रखंड का यह मामला है, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के आवेदन पर संवेदक गोपाल प्रसाद मंडल पर मामला दर्ज कराया गया है। शिक्षा विभाग के साथ पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोपाल मंडल पर शिक्षा विभाग के साधन सेवी शिव शंकर पासवान के फर्जी सिग्नेचर कर अनाज का उठाव कर लिया और कालाबाजारी कर ली। इधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने इस खेल में बड़े बड़े लोगों के शामिल होने की बात कही है। देखिए, ये कटिहार जिला के अंतर्गत बारसोई प्रखंड में जो एमडीएम घोटाला हुआ है 800 क्विंटल चावल का, पूरे कटिहार जिला में ये पहली घटना है। बिहार में तो इस टाइप का बहुत घटना होते रहता है, लेकिन इस पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं और सरकार सीधे सीधी इस पे जिम्मेवार है। चावल उठाव कर लिया गया है फर्जी हस्ताक्षर से और स्कूल को आवंटित नहीं करते हुए वो अपना रख लिए हैं। ये चावल लगभग 800 क्विंटल है, 799.9। देखिए, ये कार्यालय द्वारा कराया गया अनुश्रवण एवं खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के क्रम में ये मामला संज्ञान में आया कि बारसोई प्रखंड के लिए आवंटित चावल से कम मात्रा में विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया और इस संबंध में संवेदक से और बीआरपी से स्पष्टीकरण किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।